नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हर दिन नए नारे आ रहे हैं, एजेंडे बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। हिंदुत्व की बहस छिड़ी हुई है। जिन्ना के बाद अब महात्मा गांधी की चुनावी बयानबाजी में एंट्री हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत की थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महात्मा गांधी को याद करने लगे हैं। राहुल गांधी ने जयपुर की महंगाई रैली से हाल ही में एक बड़ी लकीर खींच दी है। राहुल ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क बताते हुए बीजेपी को घेरा था। राहुल ने कहा था, मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हैं। राहुल ने खुद को तो हिंदू बताया ही था, साथ ही ये भी समझाया था कि कौन लोग हिंदू हैं और कौन हिंदुत्ववादी। राहुल ने कहा था, महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि गॉडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह है, पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है। इस तरह राहुल ने महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाया। साथ ही राहुल ने कह दिया कि हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता और 2014 से जो पार्टी सत्ता में है वो हिंदुत्ववादी है। यानी राहुल ने साफ कहा कि जो लोग गांधी के हत्यारे थे वो हिंदुत्ववादी थे और आज जो सत्ता में हैं वो भी हिंदुत्ववादी हैं, लिहाजा इन्हें सत्ता से बाहर करना है। इस तरह राहुल ने इस नारे को चुनावी एजेंडा भी बना लिया है। तो वहीं यूपी के मुखिया योगी ने कहा कि 1916 में जब महात्मा गांधी काशी आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे तो उन्होंने मंदिर के आसपास की तंग गलियों और गंदगी को लेकर टिप्पणी की थी। लेकिन अब पीएम मोदी ने पूरी स्थिति बदल दी है। महात्मा गांधी काशी की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होते। यानी सीएम योगी ने विकास कार्यों के सहारे महात्मा गांधी की खुशी को आगे रखा, जबकि राहुल गांधी गॉडसे और गांधी का जिक्र कर हिंदू धर्म को एजेंडे में रख रहे हैं। आजकल देश में धर्म की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था,
और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस से, अश्विनी शाही बीजेपी से, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का एएनबी न्यूज़ पर स्वागत। अश्विनी जी, ये जो आप कोई नारा उछालते हो तो ये लपक लेते हैं, और ये नारा उछालते हैं तो आप लपक लेते हो। अब 1916 का वर्णन भी कर दिया गया है काशी की गलियों में जब महात्मा गांधी आए थे, तो अब कैसे होगा? सारी चीज़ें तो बांटी जा रही हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए, इसमें लपकने और 1916 का कोई वो नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये पूरे 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रपिता हैं। अकेले राहुल गांधी के नहीं है और ना कांग्रेसियों के हैं। तो उनकी चर्चा कोई भी कर सकता है, उनके आदर्शों पर कोई चल सकता है, उनके आदर्शों का बखान कोई कर सकता है, उनके जो अच्छाइयां थी उसको कोई भी कह सकता है। ये 140 करोड़ लोगों की बात है। राहुल गांधी जी का बयान अभी आपके सामने सुन रहा था, और कई जहां पर ये दिया वो भी सुना मैंने, कि हिंदू जो होता है वो सच्चाई पर चलने वाला होता है। और यही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाते हैं और कहते हैं मैं सच्चा हिंदू हूं। राहुल गांधी जी कितने सच्चाई पर चलते हैं ये पूरा देश जान रहा है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। तो अपनी तुलना वो महात्मा गांधी से न करें, क्योंकि चीख चीख कर इनको कहने की जरूरत पड़ती है कि मैं हिंदू हूं। और त्रिशूल जी, मैं हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो ये लोग फर्क कर रहे हैं इस समय जी, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो तुष्टीकरण को अब अपने सॉफ्ट हिंदुत्व में बदलने की बात जो कर रहे हैं, ये हिंदुओं को भी बांटने की बात कर रहे हैं। जहां तक एक कहना चाहिए, अगर माता है तो अगर मातृत्व है तो फिर माता है तो मातृत्व है, पिता है तो पितृत्व है। अब जैसे राहुल जी हैं, पुरुष हैं, उनमें पुरुषत्व नहीं है, तो हम क्या करें? इसमें हमारा दोष नहीं है। नहीं, त्रिशूल जी पूरा कर लेने दीजिए। नहीं शाही जी, गलत बात नहीं, गलत शब्दों का उपयोग मत करो। ये सब गलत है, ये गलत है तो गलत है। मैं कह रहा हूँ पुरुष का आपके मोदी जी में नहीं है पुरुषत्व, आपके मोदी जी में पुरुषत्व नहीं है ना, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए। गलत बात नहीं, गलत इसके लिए भी गलत नहीं सुनता हूँ ना, सुनता बात नहीं। त्रिशूल जी रोक दीजिए इनका ऑडियो। ऐसे नहीं होती, मैं आपके लिए भी कहूँ, किसी के लिए गंदी बात नहीं है, गंदी बात। अरे वरुण जी, अश्विनी जी, वरुण जी, अश्विनी जी, वरुण जी, अश्विनी जी, सही है, हमारा सही है। वरुण जी, अश्विनी जी, मैं ये कह रहा था कि ये तो कहीं और हो सकता है, यहाँ तो ये डिबेट थोड़ा हम अलग जगह लेके जाते हैं, तो इसलिए जी। ये दर्द अगर हो रहा है तो यही दर्द हिंदुओं को हो रहा है। इतना ओछापना भी अच्छा नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है टीवी के ऊपर। अरे ठीक है, आपको ऐसे लगता है नहीं है, आप घर में परिवार में आके, आपके किसमें घर में पुरुषत्व है नहीं है, आपके मोदी जी में है कि नहीं, किसी में नहीं है, वो आपने घर में चर्चा करी है। मैं नहीं करता ऐसी बहुत बातें डिबेट ऐसे लोगों। दोनों लड़ते अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन लड़ लीजिए। दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे लड़ते हुए। आप मत सुनिए, आपको भागना है तो भाग जाइए। अरे आप भाग जाओ, तुम्हारे जैसे कहीं भगा दिए मैंने। हो क्या, तुम क्या बिछा मेरे सामने तुम्हारी? भाग जाओ भगा दूंगा 5 मिनट में, कहीं भी भगा दूंगा 5 मिनट में। बकवास करे टीवी पर बैठ करके, बकवास तुम कर रहे हो, बात करने की तमीज नहीं है, तमीज है नहीं बात करने की। तिलक लगा के आ गया, दाढ़ी बना करके भगा दिया, उल्टा लटका के खेल से मारूंगा, मेरे से बकवास की दूंगा। आप इसको भगा दो। आप त्रिशूल जी ने मेरे चुप रहो, बदतमीज आदमी, बात करने की तमीज नहीं है किसी से। खुद आ गया बदतमीज, किसी के लिए कुछ भी कमेंट करते हैं, तमीज नहीं बात करने की, नहीं है।
क्या को लेके आए हो आवाज? बात करने की तमीज नहीं बिल्कुल टीवी मर्यादाओं का हास हो रहा है, ये मर्यादाओं का हास हो रहा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, चुप रहो। बदतमीज कहीं का, बात करने की तमीज नहीं दूसरों से टीवी का। नहीं देखिए ये कैसे बात करते हो? तुम पर तमीज है? वरुण जी, अश्विनी जी, वरुण जी, अश्विनी जी, इसके जैसे देखिए आप कहाँ लड़ रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता आपका कोई दोनों की आपस में बराबरी है, मुझे तो नहीं लगता। लड़ भले ही लो। कौन है ये आदमी? अरे आप क्यों लड़ रहे हैं? क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने बकवास करे आकर बैठ करके? कौन नहीं है? खुद का 5 पैसे की अकल नहीं है, दूसरे की मिसाज चेक कर रहे हो। क्या है तुम्हारे मिसाज? वरुण जी आप दोनों की उम्र है, और थोड़ा सा अपना बुद्धि और विवेक का सहारा लीजिए। अश्विनी जी खुद की औकात नहीं 5 पैसे की। अरे चंद्रशेखर जी, किसको लाए हो आप 2 पैसे के आदमी को यार? अरे ये कौन है? ये कौन चिरकुट है? ये बकवास कर रहा है यहाँ पर बैठ करके, बात करने की तमीज नहीं है। आदमी पता नहीं कौन आदमी को लेकर उठा के आए हो आप यहाँ पर टीवी के ऊपर? ये तमीज आदमी को, ये कौन बेहुदा है? घर में भी ऐसे ही बोलता होगा अपने घर वालों से। अरे चुप रहो, तुम्हारे जैसे आदमी को टिक करना 2 मिनट में आता है, शांति से रहो। उल्टा लटका के खिलौने से मारूंगा हंटर से, मेरे से बकवास की तो समझ गए? से मारूंगा, जूते से मारूंगा, हंटर से लटका के मारूंगा उल्टा खेलने के पेड़ से रोज ठीक करता हूँ मैं, मेरा पता कर लेना। देखिए ये डिबेट है, क्या कर रहे हैं आप? वरुण जी ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये भाषा अश्विनी जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप दोनों प्रबुद्ध वक्ता हैं, ये क्या भाषा है बताइए? ये डिबेट कहाँ आप कौन से चैनल पे थे? कहाँ आप दोनों को मैं कह रहा हूँ ये गलत बात है बिल्कुल। अब अभी थोड़ी शांति बना लीजिए। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो लड़ाई हो रही है इसका कहाँ आप देखते हैं तारतम्य? दिलीप यशवर्धन जी का नेटवर्क भी कट गया है। अरे चुप रहो वरुण जी, अश्विनी जी, वरुण जी, मैं कभी भी आपके साथ कम से कम 50 डिबेट कर चुका हूँ। कभी मैं व्यक्तिगत होता हूँ, किसी से बता दीजिए ये आदमी व्यक्तिगत कैसे हुआ? भाई राहुल गांधी के लिए क्या बोल रहे हो तुम? बकवास कर रहे हो, फिर मेरा नाम ले। राहुल गांधी उनके शब्दों का चयन नहीं है, शब्दों का चयन नहीं कर सकते हो, मर्यादा नहीं है तुम क्या? राहुल गांधी है? अरे तो फिर क्यों बोल रहे हो राहुल गांधी के लिए? क्या है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है राहुल गांधी के नाम पर? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी बावला आदमी। अश्विनी जी, आप अगर किसी के नेता को पुरुषत्व नहीं बोलेंगे तो थोड़ा कष्ट तो होगा ना, और कष्ट होना लाजमी भी है। मुझे लगता है कि भाषा लोगों ने क्या किया है, मोदी जी को क्या क्या बोला इन लोगों ने बोला है, लेकिन कांग्रेसियों ने जिनकी इस समय इस तरह पूरे देश में 2 करोड़ की औकात नहीं कांग्रेसियों की, वो बोल रहे हैं हिंदुत्व की बात बोलेंगे, हिंदुओं के लड़ाने की बात करेंगे। इनके प्रधानमंत्री देश के जो पिछले से मनमोहन सिंह जी, वो कहेंगे मुसलमानों का अधिकार है, और इनके नेता कहेंगे हिंदू और हिंदुत्व, तो उनको बोलना पड़ेगा। अब चलिए सुनिए, अब मैं आपका पक्ष सुन लेता हूं, फिर वरुण पुरोहित के पास आऊंगा। अब लड़ाई बंद कर दीजिए, हो गया ना? अब ठीक है, अब हो गई सियासत, अब ठीक है। अब चलिए अश्विनी जी, ये जो लड़ाई चल रही है इसका कोई मुझे लगता नहीं कोई तुक है, लेकिन आप लड़ लीजिए, लड़ना है तो। ये जो महात्मा गांधी आ रहे हैं, तमाम तरह के पुराने संदर्भ आ रहे हैं राजनीति में, तो कम से कम ये तो हो रहा है कि नई पीढ़ी ये जान रही है कि पीछे क्या क्या हुआ था, और उनके किरदार भी समझ रही थी कि किसमें कौन भागीदार है। ये तो समझ ही रही है नई पीढ़ी, एकदम समझ रही है। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं ये कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से, किसी चीज को अलग नहीं किया जा सकता है किसी चीज से। और ये कांग्रेसी जो है, राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या कोई हो, हिंदू और हिंदुत्व को अलग करेगा? हिंदू और हिंदुत्व जीवन शैली है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा चुका है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण अगर बांसुरी उठाते हैं तो हिंदू है, और सुदर्शन चक्र उठाते हैं तो वो हिंदुत्व है उनका। तो इनके जैसे कांग्रेसियों को काटने के लिए और मिटाने के लिए, जो असुर हैं, असुरों के नाश के लिए सारे देवी देवता अपने हाथों में अस्त्र लेकर रहते हैं। कोई देवी देवता बता दीजिए जिनके हाथ में त्रिशूल न हो, जिनके हाथ में चक्र न हो, जिनके हाथ में धनुष न हो। ये कांग्रेसी क्या जानेंगे जिन्होंने राम सेतु को नकारा,
राम को काल्पनिक माना, और अब जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर टीका लगाकर वर्णशंकर परिवार के उत्तराधिकारी लोग जाकर हिंदू अपने आप को कहते हैं। जम्मू कश्मीर जाते हैं, मैं हिंदू हूं। अरे बताने की जरूरत क्या है? तुम्हारे नाना की कब्रगाह इलाहाबाद में है, जाकर देखो फिरोज शाह की कब्रगाह, उनके ऊपर चले जाओ तो कहां मोतीलाल जी किसकी औलाद थे सबको पता है, सोनिया जी क्या करती थी सबको पता है। ये वर्णशंकर परिवार है, हिंदू कैसे बताता है अपने आप को? तो जब जो हिंदू नहीं है वो हिंदू और हिंदुत्व की परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, न उसके बारे में कुछ कह सकता है। अच्छा, बड़ा विराट स्वरूप है हिंदू और हिंदुत्व का। ठीक है। वरुण पुरोहित जी, एक तो मेरा ये सबसे पहले एक तो निवेदन आपसे ये है कि वो जो नाम जो लेते हैं राहुल गांधी, वो नथुराम गॉडसे नहीं है, नाथुराम गॉडसे। तो एक तो ये संशोधन करवा दीजिएगा, है ना? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, नाथुराम गॉडसे ही नाम है। तो वो नथुराम बोलते हैं बार बार में। तो एक तो ये संशोधन करवा देना। और दूसरी बात, ये जो एजेंडा है, अब आपने एकदम कभी आप राम पे आ जाते हैं, कभी हिंदुत्व पे आ जाते हैं। अब बीजेपी को भी लगता है कि ये एक जगह कायम रहें तो हम एक जगह कायम रहें, फिर ये गड़बड़ हो जाती है पूरी। देखिए, अब अमेठी छोड़ के चले गए, फिर अब आप अमेठी में आ गए। तो एक आप तय करिए करना क्या है। नहीं, कहीं भी छोड़ के नहीं गए, आगे तो राजनीति के लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दौरा यात्राएं करने उनका कर रहा है। राजीव गांधी वहां से रहे सांसद, खुद भी सांसद रहे, इसमें क्या बुरी बात है? इसका मतलब आए नहीं। मोदी जी अगर बनारस थे तो गुजरात क्यों जाते हैं भाई? गुजरात जाना बंद कर दे, ये कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, आजादी की लड़ाई में मात्र भी रोल नहीं है, किसी प्रकार का उनका रोल नहीं रहा। अब वो क्या करें? इनके पास खुद के नेताओं के नाम से वोट मांग नहीं सकते, अटल जी अडवाणी जी का नाम तक नहीं लेते, जिनके नाम से इनकी इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी चली। आजादी के इनके पास में कोई नेता होते? आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे वरुण पुरोहित के पास। वरुण पुरोहित जी, आपको तो खुश होना चाहिए, अमेठी में भीड़ उमड़ रही है, अमेठी रायबरेली में भीड़ उमड़ रही है, जन समर्थन मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, आप दुखी है, भीड़ उमड़ रही है तो अगर जनता सुखी हो रही है, गांधी जी की, राहुल गांधी की पद यात्रा में भीड़ आ रही है तो हम तो दुखी क्यों होंगे साहब? हम तो खुश हैं, हमारे नेताओं को जनता देखने आ रही है, मिलने आ रही है, सुनने आ रही है। और आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, इनको गांधी जी याद आ रहे हैं चुनाव में। एक बात अपन ने कल परसों भी डिस्कस करी थी, योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर चुनाव लड़ सकते थे अगर उन्होंने विकास किया होता तो। मोदी जी अगर देश के बड़े इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, एक प्रांत में आप ले लेके गली मोहल्ले में डोला रहे हो, इसका मतलब आपकी खुद की कैपेसिटी नहीं है चुनाव जीतने की। रही बात गांधी जी की, तो गांधी जी की तो हमेशा उनके दर्शन के विरोधी रहे। भारत में तो दर्शन फिलॉसफी, हर आदमी की फिलॉसफी, कितने साधु महात्मा ऋषि मुनि हुए, सबकी अपनी अपनी टीका टिप्पणियां हैं, अपने ग्रंथ लिखे हुए, अपने शास्त्र लिखे हुए, सबकी कृतियां हैं। हिंदुस्तान में तो एक ही चीज है, वो है वे ऑफ लाइफ। हमारा धर्म तो कोई है ही नहीं, रिलीजन वर्ड तो अंग्रेजों के साथ आया, रिलीजन तो हमारा है ही नहीं। मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। तो ये हर आदमी को आप उसमें क्यों कंपैरिजन? जो हिंदुत्व शब्द है, ये तो वीर सावरकर जी और आरएसएस की स्थापना 1925 में, उसके बाद अब ये क्योंकि गदर के टाइम हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो ये हिंदुत्व की बातें चलने लगे। आज राहुल गांधी अगर कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कुछ अपने हिसाब से तो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, मोदी जी अपने हिसाब से, तीन पुराने चाहे वो एक साथ जन्मे कि नहीं जन्मे उनको साथ बैठा देते, तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। आप जहां तक यूपी चुनाव की बात कर रहे हो, रोटी, रोजगार, महंगाई और निजीकरण 4 सबसे बड़े मुद्दे होंगे। लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे हैं, जिनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप नारे की बात कर रहे थे भाई, चुनाव में तो सब लोग ही नारा लगाते हैं। एक बार इन्होंने लगाया था, विपक्ष ने, 1 शेरनी 100 लंगूर चलो भाई चिकमंगलूर, कांग्रेस ने लगाया था, इंदिरा जी जीती थी चिकमंगलूर से। उसी प्रकार से अगर ये चाय पकौड़ी की सरकार नहीं चाहिए, हमको रोटी रोजगार चाहिए, अगर युवा नारा लगाते हैं तो उसमें बुरी बात क्या है? आप ये देखिएगा, महंगाई सबसे अहम मुद्दा है, निजी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिंदगी का उनका 70 साल में जो उत्थान हुआ दलित समाज का, वो आरक्षण से, वो बात अलग है। अब सवर्ण जातियों को कुछ को अगर उसमें नुकसान हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगा, अलग बात।
लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनका आरक्षण से 70 साल में जबरदस्त उत्थान भारत के अंदर हुआ, उनका ये राइट छीना जा रहा है, तो चिल्लाएंगे। उनके अंदर बहुत जबरदस्त आक्रोश है, महंगाई होने से आम जनता आक्रोशित है। आप ये देखिए, रोटी रोजगार हर युवा, अब एक स्टार्टअप का नया नारा, आप नारे की बात कर रहे थे, मैं रोज चैनल देख रहा हूँ, स्टार्टअप। अरे भाई, स्टार्टअप नहीं, आप ऑलरेडी उद्योगों के लिए कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, उसके लिए बैंक लोन देते ही आ रहे हैं, हमेशा से दे रहे हैं। हर बात स्टार्टअप करके युवाओं को बरगलाया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। स्टार्टअप वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बच्चों को क्या है, 12th पास करते ही स्टार्टअप, अरे भाई पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करेंगे तो आगे कहां से बढ़ेंगे। आप गांधी दर्शन की बात करो, ITI गांधी जी का ही दर्शन था, ITI जो कॉलेजेस खोले गए थे देश के अंदर, ये सारा पूंजीवाद की प्रवर्तक सरकार है। पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए तरह तरह के छलावे, तरह तरह के बरगलाना, तरह तरह के इश्यूज पैदा करना, ये कर रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो इनको परेशानी क्या है? अगर राहुल गांधी की अहमियत नहीं है तो आप उनकी चर्चा ही क्यों करते हो भाई? आप अपने विकास की चर्चा करो और उस पर लड़ो। बार बार राहुल, दिन भर आप देखिए, 7.5 साल हो गए, अटल जी अडवाणी जी युग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिवाय गांधी परिवार को कोसने के दिन भर कुछ नहीं करते। अरे भाई, 7.5 साल में आपने नोटबंदी से अगर देश को सुधारा हो, आपने एक रोटी रोजगार दे दिया हो, निजीकरण से भाई आपने तो 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार हर साल पैदा कर दिए हो, दे दिए हो, तब वो बात कीजिए। गांधी जी इसलिए यार पैर पटेल जा रहे, चुनाव आ गए, इनके खुद के पास पिस्तौल जी जो। मैं दिलीप यशवर्धन के पास आऊंगा, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे दिलीप यशवर्धन के पास। दिलीप यशवर्धन जी, वर्तमान राजनीतिक आक्षेपों में एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो आक्षेप है उसमें पुराने संदर्भों का सहारा लिया जा रहा है, ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया जा रहा है। अगर ये है तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को जानने का मौका मिलेगा कि आलोचना में भी कितना सशक्तिकरण होता है कि पुराने इतिहास को जान ले कम से कम। चंद्रशेखर जी, पुरानी पीढ़ी को इतिहास बताने का जो तरीका है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर पुरानी पीढ़ी को इतिहास पढ़ाना है तो वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरीके से राजनीतिक मंचों से इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। राजनीतिक मंचों से सिर्फ इतिहास के कुछ अंग पढ़ाए जाते हैं जो उस मंच के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये इतिहास पढ़ाना नहीं हुआ, ये भ्रमित करना हुआ। अगर आप इस देश के युवा को चाहते हैं कि वो इस देश का इतिहास, असली इतिहास जाने, तो उसको किताबों में लेकर के आइए और बच्चों को पढ़ाइए, इतिहास पढ़ाइए, संविधान पढ़ाइए। ये बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूं, इस देश के युवाओं को अगर आगे लेकर के जाना है तो भारतीय संविधान को रेगुलर कैरिकुलम का पार्ट होना चाहिए, लॉ रेगुलर कैरिकुलम का पार्ट होना चाहिए, और असली इतिहास बच्चों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि मंचों से जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि जो मंचों से बात कही जाती है वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ जाती है और भ्रम इसी तरीके से फैलता है। बाकी रही बात की, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों या लाल बहादुर शास्त्री जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, B.R. अम्बेडकर साहब हों, इन सब ने इस देश के लिए अच्छा किया है, इस देश को आजादी दिलाई है, सबका सहयोग रहा है। अगर उनकी बातों को, वो पहली बात तो किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं है, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये किसी व्यक्ति जैसी पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं। अगर इनके आदर्शों को आज कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। लेकिन हमें देखना सिर्फ ये है कि वो जो विचारों को आगे बढ़ा रहा है, उस विचारों को आगे बढ़ाने के पीछे की मंशा क्या है, जिसे कानून की भाषा में कहा जाता है इंटेंशन क्या है, इस काम को करने के पीछे मोटिव क्या है, इस काम को करने के पीछे। तो वो मोटिव अगर सही है तो उन बातों को आगे बढ़ना चाहिए, अगर मोटिव सही नहीं है तो उन बातों को रोक दिया जाना चाहिए। सही कह रहे हैं। तो जो लिख रहे हैं, जो पढ़ा जा रहा है, हाँ डेफिनेटली, ये मैंने कहा ना कि जो राजनीतिक मंचों से और विशेषतः जो इलेक्शंस के टाइम पर जो बातें कही जाती हैं वो किसी को जागरूक करने के लिए नहीं कही जाती हैं, वो हमेशा एक
इस अंदाज में कही जाती हैं कि जो व्यक्ति इस मंच से कह रहा है बात को, चाहे वो अभी अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का जिक्र किया हो, चाहे राहुल गांधी जी ने किसी और का जिक्र किया हो, चाहे भाजपा के मंच से कोई और बात कही गई हो, मैं ये बात सबके लिए कह रहा हूं कि वो बात जो मंचों से कही जाती है उसका उद्देश्य किसी की जागरूकता करना नहीं होता है। अगर आपको जागरूकता कराना है तो फिर जागरूकता पूरी बातों से होती है, तो लाइन से जागरूकता नहीं हो सकती। इतिहास इतना छोटा नहीं है भारत का, और जो महापुरुष हैं इस देश के, उनकी जीवनी इतनी छोटी नहीं है कि 2 लाइनों में आप उनकी जीवनी को पब्लिक को समझा पाए, वो भी 1-2 घंटे के भाषण में। हाँ, ये तो सियासी विशेषता है, ये पढ़ लेते हैं, बता देते हैं जी, ये सियासी विशेषता है, बता देते 2 लाइनों में। हाँ, ये सियासी विशेषता है, इसको सियासी स्टंट कहा जाता है, पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। पॉलिटिकल स्टंट्स इस तरीके से हर राजनीतिक पार्टी खेलती है, खेलना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। आप राजनीति में उतरे हैं तो साम दाम दंड भेद, ये भारत का पौराणिक मान्यता भी कहती है कि साम दाम दंड भेद सब करना चाहिए, लेकिन साम दाम दंड भेद के पीछे उद्देश्य क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। कृष्ण जी ने भी छलावा करके कई लोगों को महाभारत में वध किया, रामचंद्र जी ने भी बाली को मारा, लेकिन उनके पीछे उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य अगर अच्छा है तो छलावा भी बुरा नहीं है, इसको धर्म भी बुरा नहीं मानता है। बिल्कुल। अश्विनी शाही जी, देखिए कांग्रेस से कोई खतरा आपको नहीं है उत्तर प्रदेश में, और लेकिन जिस तरह रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह समर्थन मिल रहा है, खतरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सियासी गलियारों को छू भी गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, तो ये चिंता का विषय है आपके लिए। छू भी गई, छू जाना यानी कि समझ रहे हैं ना आप, छू जाने का मतलब? जी जी जी, हाँ जी जी। त्रिशूल जी, देखिए कांग्रेस जो है, अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, कांग्रेस यहाँ 6.25% की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और भीड़ उमड़ना वो तो दिख रहा है कि कैसे भीड़ उमड़ती है। इस तरीके से जो कहा जाता है ना कि अभी लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा दिया है प्रियंका जी ने, और आपने उसी अमेठी में देखा कि कांग्रेस के गुंडों ने इस तरीके से बैनर पोस्टर, स्मृति ईरानी का फाड़ा वहां, तो देश की माननीय मंत्री वहां की सांसद है, तो अब कांग्रेस देखिए बासी कढ़ी में भी उबाल आता है, ये सुना है। बासी कढ़ी अब हो चुकी है, कांग्रेस खत्म है, और आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चाहे वो गुंडागर्दी कर लें या 40% का आरक्षण दे दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को छोड़कर 5 कोई ऐसी महिला नेत्री नहीं है जिनको 10,000 लोग जानते हो। और उत्तर प्रदेश में अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने महंगाई, निजीकरण और उद्योग की बात की, तो कांग्रेस जनों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके एक नेता हुआ करते थे, और इनके क्या देश के नेता थे वो, जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम कहा जाता है। वो कहते थे कांग्रेस के लोग वहीं से चुनाव हम लोग लड़ना पसंद करते हैं जहां बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, इस टाइप से। क्यों कहते थे वो परिलक्षित होता है फूलपुर, अमेठी, रायबरेली में, जहां 3 प्रधानमंत्री जिसने दिया, जिस क्षेत्रों ने, वो क्षेत्र आज इतना पिछड़ा हुआ है। ये पिछले 5-7 सालों में जो काम हुआ है उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। सारे उद्योग इन लोगों ने लगाया। राहुल गांधी आकर साइकिल की फैक्ट्री की जमीन कब्जा कर लिए। ये जमीन कब्जा करने वाले नेता हो गए हैं। अमेठी की जनता ने इसीलिए इनको भगाया। ये गए, इनको इनका ठौर नजदीक में नहीं मिला, ये कई प्रदेश दूर जाकर गिरे। और जिस तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, उसी तुष्टीकरण के लोगों ने उनको वहां से जितवाया। अच्छी बात है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, वहीं से जीते। दूसरा, महंगाई की बात होती है तो मैं हमेशा आप भी, आपकी सर्च टीम अच्छी है, दिलीप जी दिन भर पढ़ते हैं। दिलीप जी और आप को मैं बताना चाहूंगा, अरे वरुण, महंगाई दर जो है कभी भी इतनी थोड़ी रखी जाती है। वरुण जी को तो सुना रहा हूं मैं, नाराजगी वरुण जी से नहीं है, वरुण जी से कोई नाराजगी नहीं है। वरुण जी हमारे भाई है, फिर हम लोग 10 बार डिबेट में बैठेंगे, यहाँ कोई वो नहीं है। नहीं, आपने 2 जनों का जिक्र कांग्रेस को ही, कांग्रेस को तो बताना ही चाहने नहीं, मैं कांग्रेस को तो सुना ही रहा हूं ये बात। महंगाई की बात करता हूं तो महंगाई दर इनके भारी अर्थशास्त्री माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके शासनकाल में हमेशा 10 से ऊपर रही है, और 7 साल 7.5 साल हो गया मोदी जी का, 6% से ऊपर कभी नहीं गई है। तो ये महंगाई की बात है। जनवरी 14 में
1241 रुपए का गैस था और आज 950 का गैस है। महंगाई कब थी? ये लोग हल्ला मचाते हैं। गैस पेट्रोल का दाम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो कितने रुपए थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो कितने रुपए का हुआ, कितना अंतर हुआ, कितना बढ़ा, ये भी देखने वाली बात होती है। और निजीकरण की बात कहता हूं और लोगों के भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन शायद बाड्रा जी के नाम पर है, वो उस खानदान के दामाद हैं, शायद हमने सुना है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। उनकी संपत्ति कितनी 1000 करोड़ बड़ी है, देश के बड़े सबसे बड़े फार्मर है। तो ये कांग्रेस के लोग हैं। और सुनिए, राहुल गांधी का झूठ, छल और प्रपंच देश देख रहा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, राहुल गांधी पिछले लगभग जो है कई सालों से जब से सरकार आई है, दो नाम लेकर चीखते चिल्लाते रहते हैं पानी पी पी कर, दो अडानी और अंबानी। ये मोदी जी के मित्र हैं, इनको बढ़ा रहे हैं लोग। राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। 1600 हेक्टेयर जमीन अडानी को इन लोगों ने दिया है, जिस अडानी को वो गाली देते हैं सोलर पार्क लगाने के लिए। और कल शाम को मुख्यमंत्री अंबानी के साथ थे। जी जी, और मैं कह रहा हूं अंबानी के साथ थे। दूसरा, ममता बनर्जी जी को देखिए किस तरीके से वहां जाकर अडानी अंबानी कहते थे, अडानी जी को बुलाकर वहां पर ममता बनर्जी जी क्या कर रही है। तो ये देश देख रहा है। जो ये राहुल गांधी जो चिल्लाते हैं, उनको वाकई जो उनका निकनेम पप्पू है वो है, उसमें कोई कमी नहीं है। सवेरे चिल्लाएंगे कुछ दूसरा। आखिर ये बताइए, अगर आप हैं, मैं हूं, मैंने कहा ना कि मैं हूं, मैं अश्वनी शाही मेरा नाम है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे कहीं बताने की जरूरत नहीं है। जो नहीं होगा उसको बताने की, मैं असली मैं हूं, मुझे पहचानो। इटली की ईसाई माँ, यहाँ का पता नहीं उधार लिए हुए गांधी जी का बेटा हिंदू कैसे है? आप आइए ना, वसीम रिजवी ने जैसे हिंदू धर्म स्वीकार किया, आप भी कर लीजिए, मान लेंगे। बड़ा ही सहृदय होता है हिंदू धर्म। लेकिन आज ये मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में आप कहीं ईसाई तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं, ईसाई आतंकवाद की बात नहीं करते हैं कांग्रेसी कोई भी। लेकिन क्योंकि 2 मिनट में पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, वहां पर इटली वाली बाई है। आज हिंदू और हिंदुत्व को फर्क करने का मतलब इन लोगों का सिर्फ यही है कि हिंदू को बांटो। इसमें बाटला हाउस कांड में सोनिया जी रोती है, उसके बाद जो है जाकर कहते हैं दिग्विजय सिंह के बयान हिंदू और हिंदुत्व पर आते हैं, बोको हरम से तुलना सलमान खुर्शीद करते हैं। तो ये है कांग्रेस का चरित्र, और आप सबके सामने है, इसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं। बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी, देखिए, ये जो बोको हरम से संघ की तुलना हो जाती है और ये तमाम चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं कटघरे में तो आप आते ही हैं। अब आप नकारें या कुछ भी करें, अपना जवाब दें, आप भी सियासी हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सियासी हमले भी आपको सहन करने पड़ते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी मेरे मित्र अपने अश्विनी जी जो कह रहे थे, उनकी सारी बातें अच्छी थी, पर 2-3 बात फिर वो हल्की हल्की करके, इटली वाली बाई, इस प्रकार के जो है ना शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहिए। माता स्वरूप होती है, 70 साल की 76 साल की महिला है, हमारी ये संस्कृति नहीं है। आप अभी आप कह रहे थे मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, किसी भी के लिए भी अब ऐसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरी 2 माता है, भारत माता है, एक मेरी माता है, तीसरी कोई मेरी माता नहीं है। बाकी सड़क पे जाके किसी को कुछ भी कहोगे, किसी की माता को भी, आप 2 ही माता की बात करोगे, ये सनातन धर्म नहीं है। ठीक है, आपको आपके संस्कार ऐसे हो भाई, किसी की माता को आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आपके परिवार वाले जाने आप किसको क्या बोलते हो। जहां तक गांधी दर्शन की बात थी, मोदी जी अगर गांधी दर्शन फॉलो कर रहे होते, 750 किसानों की बलि चढ़ने पर वापस नहीं लेते। अगर उनमें गांधी जी का थोड़ा भी प्रभाव होता उनके अंदर, तो ना तो नोटबंदी में महिलाओं को, बच्चों को इतना पीड़ित करते, बैंकों की लाइन में लगवाते, और ना 750 किसानों के बलिदान के बाद ये काले कानून वापस लेते। चंद्रशेखर जी, बार बार आपने इतनी देर से इनका वर्जन सुना, राहुल गांधी के अलावा क्या चौपाई रटी इन्होंने, पूरा वर्जन राहुल गांधी। अब ये ईसाई बात कर रहे थे। आपको मैंने पहले भी एक बार डिबेट में कहा था, भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े नेता हैं, इनकी लिस्ट निकाल लो, कौन कौन से मिशनरी स्कूल में पढ़े, कौन कौन से मिशनरी स्कूल में लाइन लगाते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के। मेरे पास तो प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। आने क्यों पड़ेगी सरस्वती शिशु मंदिर? आपके नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप अभी प्रधानमंत्री मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। अरे तो भाई आप अपनी कर रहे हो, कभी कांग्रेस की कर रहे हो। एक बात पे तो टिकोगे, या तो भाजपा से अलग हो जाओ, स्वयं की बात करो। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। उन नेताओं का नाम बताइए वरुण जी, कौन नेता है जो नाम बताइए। नाम स्मृति ईरानी जी कौन से स्कूल पढ़ी है?
अरुण जेटली जी कौन से स्कूल पढ़े हैं? कितने नाम गिनाऊं? निकाल लो, आप तो निकाल लो, नेट पे मिल जाएगा। मैं तो सेंट जेवियर का पढ़ा हुआ हूं, मेरे पास इतने सिफारिशी कागज हैं। आपके राजस्थान के सारे मंत्री अपने बेटे पोतों को पादरियों में चक्कर लगाते हैं रोज, ये एडमिशन कर दीजिए, ये कर दीजिए, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। और वसुंधरा जी कहाँ पढ़ी हुई है पता है आपको? आप निकाल लीजिएगा, आप अगली बार डिबेट में हो तो लिस्ट निकाल के लाना, फिर आपसे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डिफरेंस पैदा कर देना। अब मैं आपको कह रहा हूँ, ईसाई करते हैं, खुद मिशनरी स्कूल में चक्कर लगाते हैं। अब आप कोई भी बात करोगे, इनके गांधी परिवार के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास कुछ होता है तो वो कहता है, अब आप देखो भारत में गोद लेने की, एडॉप्शन की जो परंपरा है, जिसके बच्चा नहीं होगा या किसी के कोई माता पिता ने, वो दूसरे को गोद लेगा। ये जबरदस्ती कांग्रेस नेताओं की गोद में जाके अडॉप्ट होना चाहते हैं। भाई आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, गुरुजी गोलवेलकर जी हैं, उनके किसी के नाम पे तो वोट मांगो। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, शास्त्री जी इनके नाम लेने लगे। ये क्या चाह रहे हैं इनकी, कि इनकी एक थिंकिंग है, इनको समझ में आ गया हिंदुस्तान में सत्ता में रहना है तो महात्मा गांधी हैं, आजादी के जितने भी संघर्षशील हमारे पूर्वज रहे उनका नाम लेके ही हम सत्ता में रह सकते हैं, इसलिए खुद के नेताओं का नाम नहीं लेते। भाई आपके वो मेरे गांव के पास में, इनका धानक्या गांव है, इनके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो मार्ट साहब का नाम लेके वोट ले लो, अगर वो आपके इतने वो पूजनीय है, उनकी फिलोसफी आप फॉलो करते हो तो। भाई महात्मा गांधी फिलोसफर थे, नेता तो नहीं थे। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलोसफी को प्रोपोगेट करिए, उससे वोट लीजिए, पर ये नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए ये इन प्रकार ऐसी प्रकार की खुद के दूसरे नेताओं का, आज ही कांग्रेस की इतनी बात कर रहे हो, कांग्रेस जैसे कभी गुंडे शब्द का उपयोग कर रहे हो। भाई तो उन गुंडों का आपने क्यों ले लिया आपकी पार्टी में? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा सारे तो आपने ले लेके सरकार बनाई है, अब क्यों लेते जा रहे हो? जतिन प्रसाद को क्यों ले लिया आपने? ये सब गुंडे थे तो क्यों ले लिया? आप ये इनका आप सोच देखिए, ये अपने माइंड को क्लियर नहीं कर पा रहे। सत्ता जरूर इनके हाथ लग गई, वो इसलिए लग गई, मनमोहन सिंह जी की जो आर्थिक नीतियां थी, मैं हमेशा उनके उसमें समर्थन में नहीं रहा हूं, उस आर्थिक नीति के कारण 10 साल में कांग्रेस पिछड़ गई, इस कारण से ये सत्ता में आ गए। अब सत्ता में आ गए तो ये इनको समझ नहीं आया सत्ता चलाने के। अब आर्थिक नीति फिर मेरे को बोला तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं बीच में नहीं बोला। नीतियों के अरे यार बोल सकता हूँ, मोदी जी मुझे नहीं निकाल सकता। वरुण जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ आर्थिक नीतियां जो थी ना, कांग्रेस का उद्भव जो हुआ था भारतीय समाजवाद के आधार पे था। जब वो पूंजीवादी नीति लाए तो कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता थे वो हतप्रभ रह गए। इसलिए वो 10 साल में, मैं तो हमेशा इस बात को उठाता आया हूँ, वो डिबेकल कांग्रेस का हो आज दिन तक पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रियंका गांधी की जहां तक बात है, प्रियंका गांधी की आप ही देखिए, 32 साल से कांग्रेस हाशिए पे थी उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस के अंदर जान फूंक दी प्रियंका गांधी ने। अब कितने वोट कन्वर्ट होते हैं, कितनी सीटें आते हैं वो भविष्य के घर में, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में जान फूंक दी। इससे कोई इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। अगर सत्य से कोई दूर जाता है तो उसकी असुरी मानसिकता मानी जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जिसके असुरी, आप तो चंद्रशेखर जी मेरे से 10 गुने विद्वान हो, यशवर्धन जी में आपको पता होगा, उन्होंने कहा असुरी जगत क्या होता है, अज्ञानता होती है। ये क्या है इनकी, ये ज्ञान 300 सीट आ गई। अब उसके बाद आप विकास करो, बार बार कांग्रेस को कोस रहे हो और राहुल गांधी को कोस रहे हो, शोभा थोड़ी देता है किसी को। आप एक परिवार को कोसते रहोगे 7.5 साल, 8वें साल बाद भी। वो इसका कारण ये है कि जो कार्रवाई कर रहे हैं देश के साथ। बिल्कुल, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। हम चलेंगे दिलीप यशवर्धन के पास। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो वर्तमान दौर है इसमें आपने कहा कि 2 लाइनों में इतिहास को नहीं बताया जा सकता और 2 लाइनों में इतिहास को समझाया भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इतिहास को समझाने की राजनीति बार बार कोशिश कर रही है, तो इतिहास कैसे समझ में आएगा या नहीं आएगा जनता के? चंद्रशेखर जी, मेरा तो मानना ये है कि इतिहास को समझाने की अब जरूरत ही नहीं। भारत की आजादी जो है वो 70-75 साल पुरानी हो गई है और युग परिवर्तन हो जाता है इतने सालों में। युग परिवर्तन हो गया। मैं कहता हूँ कि पीछे के लोगों ने कुछ गलत किया होगा, अब तो आप हैं जो वर्तमान में है, वो दशकों पुरानी बातें बता करके क्या कर लेगा। अगर कुछ गलतियां 70 साल पहले हुई थी तो उनको आज सुधारा जाना चाहिए ना। उन गलतियों को दोहराने से बदलाव नहीं आएगा। और जो
इतिहास हमारा रहा है और जो वर्तमान हमारा है, वो हम पुराने भारत से अब आधुनिक भारत में आ गए हैं। उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। अगर किसी के विचार अच्छे थे तो आप उन विचारों को ले लीजिए, लेकिन उन विचारों को आज भौतिक जगत में लागू करिए, देश को आगे लेके चलिए। वर्तमान मशीनी युग में अब हम आ गए हैं, कंप्यूटर युग में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के युग में आ गए हैं, इंटरनेट के युग में आ गए हैं। तो हमको अब वर्तमान पर बात करनी है। अगर गांधी जी ने कुछ अच्छा किया था या नेहरू जी ने कुछ अच्छा किया था, वो तब के समय के हिसाब से था, लेकिन आज उनकी बातें, जो आज उनके कृत्य थे, वो आज के समय पर लागू नहीं होंगे। समय के साथ परिवर्तन होता है, तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। डेवलपमेंट जो है वो पुरानी बातों से नहीं होता है। और इसका आप उदाहरण अपने घर से ले लीजिए। हम पहले जब घरों में रहते थे तो नॉर्मल फर्श बनती थी, फिर धीरे से मोज़ेक की फर्श आई, फिर लोगों ने पत्थर लगवाने शुरू किए, अब लोग टाइल्स लगवा रहे हैं। अब हम पुराने फर्श की बात करते रहे तो उससे क्या हमारा घर चमक जाएगा? नहीं, आज हमारा घर टाइल्स से चमक रहा है ना। और आज अगर मैं टाइल्स का मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, अपने घर को चमकाने की बात करूंगा। तो मेरा मानना है कि इतिहास इसलिए नहीं होता है कि आप उसको लेकर के लड़ते रहें। इतिहास हमेशा सीखने के लिए होता है कि भाई क्या था, क्या गलतियां रही थी जिसकी वजह से हम पिछड़े, क्या गलतियां रही थी जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से हमारे देश में ऐसा हुआ। आज सत्ता आपके हाथ में है, उन गलतियों को सुधारिए और हमें आगे लेकर के चलिए। मैं जनता के नाते तो यही उम्मीद करूंगा आपसे। पुरानी बातें मैं जान भी जाऊंगा तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे पास तो वोट देने के अलावा दूसरा कोई अधिकार नहीं है ना। सुधार तो मैं नहीं कर सकता ना, जनता सुधार नहीं कर सकती ना। तो जनता जान भी जाएगी तो क्या करेगी? जनता ने तो जो वर्तमान सरकार है उसको क्लियर कट मैंडेट दिया है, और इसीलिए दिया था क्योंकि जनता ये समझ रही थी कि पुरानी सरकारों ने इस देश में वो नहीं किया जो वो कर सकते थे या जो उनको करना चाहिए था, या जो इस संविधान ने उनको अधिकार दिए थे, संविधान ने जो जिम्मेदारियां दी थी वो जिम्मेदारियां केंद्र की सरकार ने नहीं निभाई। इतनी सी बात जनता को समझ में आई, जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब तो सत्ता आपके हाथ में है। अब पुरानी बातों को कहने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए। आप कहते हैं अपने राजनीतिक माइलेज के लिए कहिए, लेकिन आप उन गलतियों को सुधारिए, उन गलतियों को सुधारते जाइए। तो जनता जब आप मेरे लिए अगर कुछ करेंगे और मुझे दिखाई देगा तो आपको मुझे अपने काम बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आज घर जाता हूं और अपने बच्चे के लिए कोई गिफ्ट लेकर के जाता हूं तो मुझे बताना नहीं पड़ता कि बच्चे मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं। गिफ्ट को बच्चे ने खाया, एंजॉय किया, वो अपने आप कहेगा कि पापा जब घर आते हैं तो गिफ्ट लेकर के आते हैं। मुझे बताना थोड़ी पड़ेगा इस बात को। तो जो भी व्यक्ति है अगर किसी के लिए अच्छा करता है तो उस व्यक्ति को ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा होगा मेरे साथ, मैं अच्छा महसूस करूंगा। तो ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं कि आज बच्चे को चॉकलेट खिलाई गई और इतने रुपए की कीमत की चॉकलेट थी, ये भी नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि 5 बजे खिलाई गई। आप जो अपना काम करते हैं उसको प्रचारित जरूर करिए, इसको मैं गलत नहीं मानता हूं। आप जो एक नॉर्मल कोर्स में एक जन जागरण होता है कि जन जागरण के लिए अगर किसी चीज का प्रचार होना चाहिए, जैसे वैक्सीन लगनी है तो वैक्सीन लोगों ने लगवा ली, इसका भी प्रचार होना जरूरी है। क्योंकि मैं इनकरेज होता हूँ कभी कभी, जैसे मुझे वैक्सीन कई लोग थे इस भ्रम में कि वैक्सीन लगाने से हम अपंग हो जाएंगे या हमारी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। गांव के लोग भ्रमित थे, नहीं वैक्सीन लगवा रहे थे। लेकिन जब प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया, जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे गाँव के लोगों ने भी तो वैक्सीन लगवाई ना। तो जो अच्छे काम है उनको प्रचार करना जरूरी है, मैं इस बात को गलत नहीं मानता हूँ। तो जनहित में, और वो प्रचार जनहित में होना चाहिए, सर्वहित में होना चाहिए। अब गरीबों को अगर राशन बांटा जा रहा है, इस प्रचार की मुझे जरूरत नहीं। गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब उसके बदले वोट दे देगा। इस बात का प्रचार नहीं होना चाहिए। आपने वैक्सीन लगवाने का प्रचार किया, ये जरूरी है। तो जो जनहित में, जो सर्वहित में प्रचार है वो होने चाहिए, जागरूकता के मद्देनजर होने चाहिए। और इन सब से ज्यादा जो शिक्षा और कानून की जागरूकता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे महिलाओं को सबल करने की बात करते हैं, चाहे समाज को सबल करने की बात करते हैं, कानून बनाते हैं जनता के लिए, जनता को कानून ही नहीं पता होते हैं। जनता तो छोड़ दीजिए, मैं तो सरकारों की बात कर रहा हूँ। सरकार का मतलब किसी सरकार, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार को नहीं पता होता है कि इस देश और प्रदेश में कितने कानून बने हुए। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूं आपको। इस सरकार ने कहा है कि हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने कानून बने हुए हैं। तो आपने अगर जनता के लिए कानून बनाए, इसका प्रचार करिए। ये प्रचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस देश में कितने कानून बना रखे हैं कि वो वर्क प्लेस पे काम कर रही है तो वहां उसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के दूसरा कानून है, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए उसके पास दूसरा कानून है,
वो सड़क पे चलते हुए छेड़ दी जा रही है, तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड में एक प्रावधान है। ये जागरूक करिए ना महिलाओं को। 25 से 30 कानून डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना रखे हैं, लेकिन महिलाओं को पता है क्या? नाबालिगों के लिए कानून है, नाबालिग को पता है क्या? शिक्षा 14 साल के बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। 14 साल के बच्चे को पता है क्या, या उसके माँ बाप को पता है क्या? इसका जागरूक करिए ना। इसके लगाइए बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगाइए, भेजिए अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रधानों को। प्रधान क्या करता है जीत करके? खाली बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के घूमता है। भेजिए प्रधानों को, लेकिन प्रधान ये जागरूकता करेगा कहां से? जब वो खुद पढ़ा लिखा होगा तब तो करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी पहले शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल, समय तब इस समाप्त प्रथा हो को रहा आगे है। बढ़ा पाएंगे। अश्विनी शाही जी, वरुण पुरोहित जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। आने वाली सदियों में 21वीं शताब्दी में प्रचार शास्त्र क्या हुआ था ये भी लिखा जाएगा, और प्रचार शास्त्र में कट्टरपंथ और चरमपंथ और नरमपंथ की व्याख्याएं भी लिखी जाएंगी। देखना होगा कि राजनीति में इस महाभारत में कौन सफल होगा। चुनाव नज़दीक हैं, सब अपने अपने दाव और दावे लगा रहे हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN।